हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। और आज हम 12th क्लास का चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र पढ़ने जा रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ये सत्ता का समकालीन केंद्र चैप्टर 2 है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। सत्ता के नए केंद्र से तात्पर्य विश्व में ऐसे संगठनों तथा देशों से है जिनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से बढ़ा है। जैसे भारत है, भारत जो है हमारा आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है भारत। चाइना जो है उसका भी कद धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते जा रहा है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है चाइना। जापान एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो इन देशों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यह एक ध्रुवीय विश्व मतलब अमेरिका का जो वर्चस्व आया था। ठीक है, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, एक ध्रुवीय विश्व बचा था। ठीक है, तो उससे अमेरिका के विकल्प के रूप में उभरे। क्या उभरे? अमेरिका के विकल्प के रूप में। जैसे अमेरिका ही सिर्फ सुपर पावर था, है ना, तो अब वर्तमान में और भी भारत, चीन, जापान, कोरिया ये भी एक सुपर पावर के रूप में उभर रहे हैं। साथ साथ ये संगठन यूरोपीय संघ, है ना, एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। आसियान बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़, ये जो संगठन है, ये देश है, आज दुनिया में बहुत ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं और अपनी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उसी के तहत इसमें विश्व राजनीति में यह केंद्र राजनीतिक और आर्थिक रूप से अमेरिका के वर्चस्व को सीमित करेगा। यानी कि जो अमेरिका का वर्चस्व है ना, अमेरिका के वर्चस्व का मतलब जो अमेरिका अकेले अपनी जो दादागिरी दिखाता है दुनिया में, उसको ख़त्म करने में मदद करेगा। ठीक है, अमेरिका के वर्चस्व को ख़त्म करने में मदद करेगा। जैसे चाइना, भारत, है ना, आज अमेरिका को टक्कर देने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, चाइना अमेरिका की अर्थव्यवस्था को टक्कर देने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन है? भारत के बारे में हम जानेंगे इसके अंदर। ठीक है, चीन के बारे में जानेंगे, जापान, कोरिया, ठीक है, उसके बाद यूरोपीय संघ, आसियान, और एक चीज़ और इसमें सार्क। ठीक है, सार्क जो है वैसे एक सफल संगठन नहीं रहा है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारे संगठन जो है, ये दोनों ये एक सफल संगठन रहे हैं। ठीक है, और बढ़िया से काम कर रहे हैं। तो इसमें से पहला हम देखेंगे यूरोपीय संघ के बारे में। किसके बारे में? यूरोपीय संघ के बारे में। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1945 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात यूरोपीय देशों को अब यह समझ में आ चुका था कि इतने सालों से जो हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में जो इतने लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे सिर्फ अपना नुकसान ही होगा। क्या होगा? इससे सिर्फ अपना नुकसान होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ये बात उनको समझ में आ गई कि लड़ाई झगड़े से तो कुछ होगा नहीं। तो अब क्या करें वो? अब उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, मिलजुल के ना अपना विकास करने की सोचते हैं, आर्थिक विकास करने की का प्रयास करते हैं। समझ गए? ठीक है, क्या करने का प्रयास करते हैं? आर्थिक विकास करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसलिए यूरोपीय देशों ने लड़ाई का रास्ता छोड़कर, ठीक है, दोस्ती का रास्ता अपनाया कि सब मिलजुल कर कार्य करेंगे। तथा निम्न चरणों में उन्होंने यूरोपीय संघ की स्थापना की। कुछ चरण थे, 4-5 चरणों में उन्होंने अपनी क्या किया? यूरोपीय संघ की स्थापना की। जिसमें पहला चरण है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। क्या हुई? आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। कब हुई? 1948 में हुई यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को क्या करने के लिए? पुनर्स्थापना के लिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों को $17 लाख
की आर्थिक मदद की। किस लिए की? ताकि इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। क्या हो जाए? इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। साथ साथ तुम्हें पता होगा कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो महाशक्तियाँ थी, एक थी अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। तो अमेरिका इसलिए भी मदद कर रहा था ताकि ये सारे देश जो हैं ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लें। ठीक है, किस लिए मदद कर रहा था वो? ताकि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लें, है ना, सोवियत संघ की तरफ ना जाएं, उसकी विचारधारा को ना अपनाएं। यूरोपीय देशों ने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। ठीक है, क्या स्थापना किया? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की और इसके तहत, ठीक है, इन्होंने अपना विकास करना शुरू करने का प्रारंभ किया, जिसमें प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक साल बाद ही, जहाँ समझनी, एक साल बाद ही ये जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन था ना, ये यूरोपीय आर्थिक परिषद में बदल गया। किसमें बदल गया? यूरोपीय आर्थिक परिषद में बदल गया, जो 1949 में जिसकी स्थापना हुई। यूरोपीय देशों ने अगले ही चरण में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को यूरोपीय परिषद में बदल लिया, जिसके अंतर्गत देशों के बीच अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया गया। क्या किया गया? अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया गया। ठीक है, और फिर तीसरा चरण आया, क्या आया? यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जो रोम की संधि के तहत किया गया। किसके संधि के तहत? रोम की संधि के तहत किया गया 1957 में। यानी कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? 1957 में। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था? तो 1957 में रोम की संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया। ठीक है, जिसमें प्रारंभ में 5 सदस्य थे, परंतु बाद में 5 और सदस्यों के मिलने से इसकी कुल संख्या कितनी हो गई? 10 इसकी भी हो गई। इसके उद्देश्यों के अंतर्गत आयात शुल्क क्या कम किया जाएगा? आयात शुल्क में कटौती या समाप्ति की जाएगी। ठीक है, और साथ साथ क्या किया जाएगा? जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक जो है, उसका आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, क्या बात हुई कि भाई ऐसा करेंगे, अब एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, आर्थिक विकास में तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ अब आर्थिक विकास करना है तो सामान एक देश से दूसरे देश में बेचना पड़ेगा, और बेचने के लिए हमें टैक्स कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे एक देश से दूसरे देश में सामान जा रहा था तो उस पर टैक्स कम कर दिया गया, है ना, आयात शुल्क कम कर दिया गया या हटा दिया गया, समाप्ति या कटौती की गई। साथ साथ क्या किया गया? टेक्नोलॉजी जो भी है, मान लो जितने भी देशों ने मिलकर, ये जितने भी देश थे मिलकर एकजुट हो रहे थे, है ना, कार्य कर रहे थे, तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है, जिसके पास जो जितनी टेक्नोलॉजी है जिस क्षेत्र में, वो सब एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे, ताकि क्या हो? सबके पास टेक्नोलॉजी तेज़ी से फैले। समझ में आया? मेरे पास जो है मैं दूसरे देश को दूंगा, दूसरे देश के पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमें देगा, ताकि इससे क्या होगा? हाँ, विकास तेज़ी से होगा। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कटौती की गई या फिर टैक्स की कटौती की गई या फिर समाप्त कर दिया गया, और तकनीक का आदान प्रदान आदि का निर्णय लिया गया। ठीक है, अब आता है भाई अगला चौथा चरण। कौन सा चरण? ठीक है, अब यूरोपीय संसद की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? यूरोपीय संसद की स्थापना की गई। कब की गई? 1969 में। यूरोपीय संसद की स्थापना के बाद प्रतिनिधियों का चुनाव 1979 में प्रारंभ हुआ। 69 में स्थापना हो गई, लेकिन 79 से, कब से? 79 से सदस्यों के चुनाव शुरू हुए। लेकिन आपसी सहयोग की भावना इन देशों को इतनी पसंद आई कि इन देशों ने, ठीक है, 80 के दशक में एक संविधान बनाने की बात कही। क्या कही? कि चलो अब एक संविधान बनाते हैं। क्या करते हैं? एक संविधान बनाने की बात कही। परंतु किन्हीं कारणों से फ्रांस
फ्रांस ने संविधान बनाने से इनकार, एक साझा संविधान बनाने से इनकार कर दिया, ठीक है, जिसके कारण संविधान बनाना तो असफल रहा, संविधान नहीं बन पाया, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे और आगे बढ़े और समय आया 1992 का, कब का, 1992 का। 1992 के जो समय आया उसमें यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। क्या हो गई? यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई, ठीक है। एक संधि हुई जिसका नाम था मास्ट्रिक्ट संधि, मास्ट्रिक्ट की संधि, ठीक है। ये कब हुई? 1992 में हुई, ठीक। 1992 में जब मास्ट्रिक्ट की संधि हुई तो इसके साथ ही यूरोपीय संघ की स्थापना इसी संधि के तहत हो गई। और 1993 में ये संधि है ये क्रियान्वयन में आ गई, ठीक है। 1993 में ये संधि क्रियान्वयन में आ गई, जिसके साथ ही क्या हुआ, यूरोपीय संघ के अंदर क्या हुआ, यूरोपीय संघ में एक तो खुद का झंडा हो गया, खुद का झंडा हो गया, जिसमें कितने 12 सितारे हैं, 12 सितारे हैं खुद, ठीक है। राष्ट्रगान हो गया और खुद की मुद्रा, ठीक है, मुद्रा भी बना दी इन्होंने, उसका नाम था यूरो, ठीक है। इन सब की शुरुआत हुई या नहीं हुई? ठीक है, 12 सितारों वाला। इसमें एक बात और रह गई, प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या, प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या 28 थी। कितनी थी? 28 थी। लेकिन 28 थी, लेकिन 2016 में एक सदस्य, वो सदस्य कौन सा था? ब्रिटेन इससे बाहर हो गया, ठीक है, ब्रिटेन इससे बाहर हो गया। और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 27 है, ठीक है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 27 है, ठीक है। अभी तक हमने इस चैप्टर में जाना कि यूरोपीय संघ, अंत में जो हमने पढ़ा, यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई तो 1992 में मास्टर संधि के तहत स्थापना हुई और 1993 में लागू हो गया, ठीक है। इसके कुल 12 सितारे हैं इसके झंडों में, है ना। और कुल कितने? 27 सदस्य हैं। प्रारंभ में इसमें कितने सदस्य थे? 28 सदस्य थे। और एक सदस्य इसमें से ब्रिटेन जो है वो निकल गया है ना। और अब वर्तमान में इसमें कुल 27 सदस्य हैं, ठीक है। इसका खुद का एक झंडा है। संविधान बनाने की इन्होंने कोशिश की लेकिन वो असफल रहा। यहाँ तक तो हमने इसके बारे में जान लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो यूरोपीय संघ है उसकी विशेषता क्या है और उसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। विशेषता और उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी उद्देश्य में पहला इसका जो पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था का एकीकरण करने की बात की हुई इसके अंदर, कि अर्थव्यवस्था का क्या किया जाए? एकीकरण किया जाए, ठीक है। अर्थव्यवस्था का एकीकरण यानी कि यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं उनके बीच अर्थव्यवस्था के एकीकरण के लिए कुछ मुख्य कदम उठाए गए। तो वो कौन कौन से कदम उठाए गए? तो वो 3 कदम उठाए गए थे। अर्थव्यवस्था के एकीकरण के लिए कितने कदम उठाए गए थे? 3 कदम उठाए गए थे, ठीक है। जिसमें देखो, संघ सम्मिलित देशों के बीच आयात शुल्क की क्या की जाएगी? कटौती की जाएगी। यानी कि जो भी सामान एक देश से दूसरे देश में जाएगा, इन 27-28 देशों के अंदर जो भी सामान एक देश से दूसरे देश में जाएगा, ठीक है, उसके प्रति जो टैक्स होगा, है ना, उसको कम किया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। एक बात ये हुआ। दूसरा क्या काम किया गया? व्यापार संबंधित नियमों जैसे लाइसेंस और परमिट प्राप्त करने के जो तरीके हैं उसको सरल बनाया जाएगा, ठीक है। कभी भी हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है दूसरे देश से, ठीक है। तो जितने भी देश हैं आपस में व्यापार करना है इनको, और व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नियम को आसान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो लाइसेंस और जो परमिट का जो प्राप्त करने का जो तरीका है ना,
डॉक्यूमेंटेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या किया गया, किसी देश को जोड़ने वाले लोगों में मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, सेवा, व्यापार, कला क्षेत्रों से सम्मिलित होते हैं। इन्हें दीर्घकालीन वीजा, क्या करना चाहिए, दीर्घकालीन वीजा प्रदान करके संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश के अंदर अगर रहने गया है या कोई सेवा देने गया है, मतलब कि वहां किसी जॉब के कारण गया है ना, तो उसको लंबे समय तक का वीजा दो। ये नहीं कि 2 साल का दे दिया, 3 साल का दे दिया, है ना। तो 2 साल 3 साल का वीजा देने से क्या होगा, वो व्यक्ति वहां पे कम ही दिन रुक पाएगा, और कम दिन रुकेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे उनके जो आर्थिक स्रोत हैं, है ना, उसमें कम भागीदारी होगी उसकी। ठीक है, साथ साथ वहां की संस्कृति को भी ज्यादा दिनों तक उसके अंडर उसके साथ कार्य नहीं करेगा वो, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे जो इनके संबंध हैं वो बेहतर नहीं होंगे। तो इसलिए जितने ज्यादा लंबे समय तक का वीजा देंगे, वहां जितने ज्यादा लोग रहेंगे एक दूसरे के देशों में, तो उससे क्या होंगे, संबंध बेहतर होंगे। उनकी संस्कृति को अपनाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, है ना, क्या हमारे देश की संस्कृति को दूसरे देश के लोग अपना रहे हैं, है ना। और संस्कृति को अपनाते तो ऐसा लगता है कि वो उसी देश का नागरिक है। ठीक है, और ऐसा जब फील आने लगेगा कि नहीं ये अलग नहीं है, विदेशी नहीं है, तो क्या होगा, इनके बीच में आपसी संबंध और ज्यादा बेहतर होंगे, बेहतरीन सुधार होंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट हमारा, अर्थव्यवस्था का एकीकरण करने का। अब जो दूसरा पॉइंट है इसमें हमारा, इसमें साझा विदेश नीति क्या होगी, साझा विदेश नीति, ये भी एक इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, साझा विदेश नीति क्यों बनाना चाहते थे ये, ताकि एक साथ मिलकर कार्य करें, है ना। ये ना हो कि जब एकजुट होकर हम एक साथ होकर कार्य कर रहे हैं तो एक देश के दूसरे देश के साथ उद्देश्य अलग अलग ना हो, है ना, सबके उद्देश्य क्या हो, सेम हो। तो संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, है ना, साझा विदेश नीति अपनाना जरूरी हो जाता है। इससे देशों के अंतरराष्ट्रीय समाज में साझा मित्र होंगे, एक जैसे मित्र होंगे, एक जैसे शत्रु होंगे, है ना, लक्ष्य भी एक जैसा होगा, है ना, किसके साथ क्या कार्य करना है, तथा उन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। और जब उद्देश्य भी एक जैसे होंगे, है ना, तो सब मिलजुल कर कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर उद्देश्य अलग अलग हो गए, अगर उद्देश्य कोई भी काम करने के उद्देश्य अलग अलग होंगे, तो एक साथ मिलकर काम करेंगे, सारे अलग अलग होकर काम करेंगे, अलग अलग होकर काम करेंगे, है ना। तो उद्देश्य भी अगर समान होगा तब तो एकजुट होकर कार्य करेंगे करेंगे। तो साझा उद्देश्य, है ना, एक जैसे हो जाते हैं, जिससे संबंध और भी बेहतर बनने लगते हैं। तो उससे क्या हुआ, संबंध जो है आपस में इनके, है ना, जो ये 28 देशों का समूह जो बना था प्रारंभ में, उनका जो संबंध है वो और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है, अगला इसका उद्देश्य क्या था, सूचना एवं तकनीक का आदान प्रदान। मतलब कि जितने भी देश हैं इनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी तकनीक है, ठीक है, वो सब एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे ताकि सबका विकास तेजी से हो सके। ठीक है, ताकि सबका विकास तेजी से हो सके। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने आपसी सहयोग करने के लिए सूचना एवं तकनीक का आदान प्रदान करने का निर्णय लिया, जिससे सभी देशों में समान रूप से विकास हो, जिससे सभी देशों में समान रूप से विकास होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला टॉपिक, और क्या इसका उद्देश्य था कि भाई सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ाना। सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ेगा तो आपस में दोस्ती अपने आप अच्छी होती चली जाएगी, गहरी दोस्ती होती चली जाएगी, है ना। तो सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की संस्कृति को अपनाएंगे जब तो दोस्ती अच्छी होगी, है ना। संस्कृति को अपना नहीं रहे, ऊपर ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, तो क्या दोस्ती अच्छी होगी, हाँ, नहीं होगी ना। तो संस्कृति को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में
सम्मिलित सभी सदस्य देशों के नागरिकों को आंतरिक रूप से जोड़ने के लिए सांस्कृतिक मेल जोल को बढ़ाना आवश्यक है, जिससे देशों के बीच संबंध जो हैं और भी मजबूत बन सकेंगे। ठीक है, जिससे इनके बीच में संबंध और अच्छे हो सकेंगे। ठीक है, और एक विषय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पर्यावरण एवं आतंकवाद से निपटना। इसी के अंदर एक पॉइंट और जोड़ लो, पर्यावरण, आतंकवाद, साथ में जो महामारियां आती हैं, कोरोना महामारी जैसे आई थी, है ना, वर्तमान में अभी कुछ समय पहले कोरोना महामारी आई थी। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए, जब ये ऐसी समस्याएं आती है तो ये किसी एक के लिए नहीं होती। पर्यावरण की जो समस्या है वो किसी एक देश के लिए नहीं है, आतंकवाद की जो समस्या है वो किसी एक देश के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया में सबको परेशान करती है। अब जैसे कोरोना महामारी आई तो क्या वो सिर्फ किसी एक देश के लिए थी? नहीं, है ना, इससे पूरी दुनिया को इफेक्ट पहुंचा नहीं पहुंचा, है ना। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए भी, ठीक है, क्या होना चाहिए, निपटने के लिए एक मजबूत संगठन होना चाहिए, है ना। तो यह एक ऐसी समस्या है जिससे कोई एक देश स्वयं नहीं निपट सकता, है ना। इससे निपटने के लिए सभी देशों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है ना। इसलिए ये इसका एक उद्देश्य है कि ऐसी समस्याएं जो हैं इससे हम एकजुट होकर निपट सकते हैं, अकेले अकेले निपटना थोड़ा संभव नहीं होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, कुछ मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, यूरोपीय संघ की खासियत क्या है। तो यूरोपीय संघ की खासियत है, ठीक है, पहला कि यूरोपीय संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक और सामाजिक मामलों को प्रभावित कर सकता है। यानी कि जो यूरोपीय संघ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, ठीक है, यूरोपीय संघ की है। नेवी में दुनिया में सबसे नंबर 1 पर नेवी में है, यूरोपीय संघ है। ठीक है, एक आर्थिक रूप से अगर हम इसको देखें तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यूरोपीय संघ है। ठीक है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यूरोपीय संघ है। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो दुनिया के बहुत सारे देशों को, है ना, इफेक्ट पहुंचाने की क्षमता रखता है ये, राजनीतिक मामलों को में हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है ये, इतना ताकतवर है ये। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे देशों के व्यापार को नुकसान पहुंचाने में, है ना, बहुत बड़ी भूमिका रखता है ये यूरोपीय संघ। आज दुनिया में इतनी बड़ी महाशक्ति के रूप में है यूरोपीय संघ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 2024 में इसका सकल घरेलू उत्पाद 19.35 खरब डॉलर अनुमानित है कि लगभग इतना इसका सकल घरेलू उत्पाद था। ठीक है, दूसरा, इसकी जो मुद्रा है ना, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो, ठीक है, वो अमेरिका का जो डॉलर है, ठीक है, उसके लिए खतरा बनती जा रही है ये। ठीक है, तीसरा, विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, यूरोपीय संघ की है। अमेरिका से 3 गुना ज्यादा पैसे देना, ठीक है, अमेरिका से 3 गुना ज्यादा उसके अंदर हिस्सेदारी रखता है। कौन रखता है? यूरोपीय संघ, है ना। तो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा महत्वता बढ़ती जा रही है यूरोपीय संघ की पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, और देखो एक और विशेषता इसकी है कि यूरोपीय संघ का जो एक देश है उसका नाम है फ्रांस। ठीक है, यूरोपीय संघ का एक देश है फ्रांस, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है, सुरक्षा परिषद में सदस्य है स्थायी, जिसको वीटो प्राप्त है। 2016 से पहले यूरोपीय संघ का एक और सदस्य हुआ करता था, ब्रिटेन, ठीक है, जिसके पास भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता थी। ठीक है, और उसको भी वीटो प्राप्त था। ठीक है, लेकिन किसी कारण से 2016 में ब्रिटेन जो है उससे बाहर निकल गया। लेकिन फिर भी आज भी हम यूरोपीय संघ की महत्वता को देख सकते हैं, क्योंकि आज भी फ्रांस जो वीटो प्राप्त देश है,
जो पूरी दुनिया की किसी भी, है ना, व्यवस्था या दुनिया में किसी भी तरीके के फैसले को पलट सकता है। ठीक है, उसे वीटो लगाकर उसको पलट सकता है, परिवर्तित कर सकता है, उस फैसले को बदल सकता है। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका सदस्य देश फ्रांस के पास स्वयं लगभग 345 परमाणु हथियार हैं। इसके पास 335 परमाणु हथियार हैं इसके पास। ठीक है, तो इन सभी तरीकों से हम देख सकते हैं कि जो यूरोपीय संघ है ना, दुनिया में बहुत बड़ी अपनी भूमिका रखता है। ठीक है, साथ साथ एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा है, ये वर्तमान में बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा है। ठीक है, साथ साथ एक क्षेत्रीय संगठन के नाते आज दुनिया में इसकी बहुत ज्यादा महत्वता बढ़ी है और एक शक्तिशाली संगठन के रूप में उभर कर सामने आया है।